2017 में 432 वोटों से चुनाव हारे और 400 सवा 400 ही वहाँ बूथ हैं। एक बूथ पर एक वोट से कोई हार नहीं होती। देखिए, उनका एक दौर था, वो समाप्त हो चुका है। वो कहीं अब फाइट में नहीं है। और अगर किसी नेता को आप पूछोगे तो नेता के चाहे कब्र में पांव लटक रहे हो तो भी वो कहेगा कि मैं आखिरी चुनाव लड़ूंगा। फिर दोबारा से अगर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी आपको ऑफर देती है, इनवाइट करती है कि आ जाइए गठबंधन में शामिल हो जाइए, तो कोई विचारधारा में परिवर्तन आएगा? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 2022 में मुझे सिंबल मिलने के बाद वो गठबंधन की बलि चढ़ेगी और मेरा चेहरा हट जाएगा और दूसरा चेहरा आ जाएगा। तो ये सोचा नहीं था कभी। मेरी टिकट कटी और मैंने उसी व्यक्ति का प्रचार किया जिस व्यक्ति ने टिकट काटी थी। पुलिस का जो रवैया है वो बदलता दिखाई देता है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसके घर बहुत जल्दी बुलडोजर पहुंच जाता है। सही है गलत है वो तय करना बात की बात रहती है। तो ये सारे जब प्रभाव लगातार देखने के लिए मिलते हैं, बिजली में बहुत परिवर्तन है। पहले आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली नहीं आती, लेकिन आज की दुर्दशा बहुत अलग दिखाई देती है। सड़कों से लेकर मतलब जो लगातार मुद्दे बनते जा रहे हैं विपक्ष के पास भी, जनता के पास भी, तो क्या ये प्रभाव नहीं डालेंगे 27 में? हमारी प्रबल दावेदारी है माठ विधानसभा पर। माठ विधानसभा से माननीय जयंत चौधरी जी ने 2012 में चुनाव लड़ा, जीता। और वो उनकी कर्म भूमि रही है क्योंकि वहाँ से वो विधायक रहे हैं। और मैं भी पिछले 20-25 साल से वहाँ लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और लगातार वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो 7 और 8 बार के विधायक हैं, उनको लड़ के हमने कमज़ोर किया है। हर बार अगर हमें 2002 में 35,000 वोट मिले होंगे तो 2007 में हमें 38,000 वोट मिले। अगर आप और आगे बढ़ोगे 12 में तो हमें वहाँ पर 61,000 वोट मिले। 2017 में 65,400 वोट मिले। तो दिन रोज़ हमने राष्ट्रीय लोकदल ने प्रगति की है और वहाँ के स्थानीय विधायक को कमज़ोर बनाया। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप तोड़ना चाहें तो एक चोट में, एक कुल्हाड़ी से आप पेड़ को नहीं काट सकते। आप एक चोट देंगे, 2 चोट देंगे, घाव गहरा होगा, करते करते वो 8वीं चोट या 9वीं चोट पे जाके पेड़ गिरता है। तो इसी तरह से हमने लगातार संघर्ष किया और वो इत्तेफाक रहा कि जब 2017 में 432 वोटों से चुनाव हारे और 400 सवा 400 ही वहाँ बूथ हैं। एक बूथ पर एक वोट से कोई हार नहीं होती। और ये सब चीज़ें आपने कहीं देखा होगा तो ये मैनेज भी हो जाती हैं। सत्ता पार्टी या किसी का कहीं जुगाड़ होता है तो वो मैनेज करके भी निकल जाता है। वो कोई हार नहीं थी। वो एक यूँ मान के चलिए कि उस समय पे मैं ऐसी स्थिति में आ गया, ऐसा सुन्न हो गया था कि मैंने पुनः गणना के लिए रिकाउंटिंग के लिए भी मैंने नहीं कहा और मैं उठ के चला आया। फिर बाद में मुझे पछतावा भी हुआ कि मुझे रिकाउंटिंग करा लेनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब कोई ये कहे कि हमने 8 बार के विधायक को हरा दिया तो ये लड़ाई हमारी थी। वो इत्तेफाक से मेरी टिकट कटी। अखिलेश जी ने जिद किया तो लाटर साहब लड़े वहाँ से। तो वहाँ बाहरी प्रत्याशी थे, वहाँ विरोध था, फिर भी वो 62,000 वोट वो लाए। लेकिन माठ विधानसभा में हमारी प्रबल दावेदारी है और गठबंधन में वो सीट हमें मिलेगी और हम चुनाव वहाँ से लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जी देखिए, जब हम श्याम सुंदर शर्मा जी से बात करते हैं और कहते हैं कि एक लंबा समय, लगभग 8 बार वो विधायक रहे, और उसके बाद जब बात करते हैं कि 2022 में क्या चूक रही, तो वो कहते हैं कि जनता और मेरे बीच थोड़ा संबंधों में फ़र्क रहा और मुझे जो वनवास मिला है वो 5 साल के लिए वनवास है। अब मैं एक ज़बरदस्त वापसी करने जा रहा हूँ। तो क्या उस तरीके की शिकस्त, जिस तरीके का उनका कॉन्फिडेंस बात करता है, तो क्या वो भी संभव लग रहा है आपको? देखिए, उनका एक दौर था, वो समाप्त हो चुका है। वो कहीं अब फाइट में नहीं है। और अगर किसी नेता को आप पूछोगे तो नेता के चाहे कब्र में पांव लटक रहे हो तो भी वो कहेगा कि मैं आखिरी चुनाव लड़ूंगा। तो वो लड़ने के लिए तो सबका स्वागत है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन अब वो बात रही नहीं क्योंकि हर समाज के लोग उन्हें छोड़ चुके हैं। उनकी अगर ब्राह्मण समाज की ही मैं बात करूं तो ब्राह्मण समाज के हर एक गांव में वो 2022 में चुनाव हारे और तमाम जातियां भी छोड़ चुकी हैं, बसपा उन्हें निकाल चुकी है। तो उन्हें, मुझे लगता नहीं है कि अब उनका कोई आगे राजनीतिक भविष्य बाकी रहेगा। ऐसा कारण क्या रहा? मतलब इतना लंबे समय रहा, इतना विश्वास रहा होगा, कम से कम 8 बार अगर जीत रहे हैं तो जनता का, और अचानक से ऐसी स्थिति पर उतर जाना। देखो, एंटी इनकन्वेंसिव सबकी बनती है।
और कहीं आप 10, 15, 20, 25 साल राज कर लो तो उसके बाद एंटी कन्वेंसी बनना एक स्वाभाविक बात है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, वो बदलता जरूर है और वो जब बदलता है तो फिर वो लौटता नहीं है। बड़ी आसान नहीं है कि एक बार आप हार गए और जनता ने आपको नकार दिया तो वो वापस लौट के वापस जिता दे, इतना आसान नहीं है। मतलब आप जो मोदी लहर 2017 में 22 में चली, वो फैक्टर कितना मानते हैं आपके, वो फैक्टर काम किया? देखिए मोदी जी की और योगी जी की लहर जो है वो लगातार चल रही है और मुझे लगता है आगे भी रहेगी। और हमारा गठबंधन पिछली बार क्योंकि हमारा गठबंधन समाजवादी के संग था, अब इस बार जो हमारा गठबंधन हुआ है तो पिछली बार से बहुत ज़्यादा सीटें हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीत के आएगा और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज को ख़त्म किया है और जिस तरीके से विकास किया है, जिस तरीके से अवैध कब्जों को हटाने का काम किया है उन्होंने और माफियाओं को खदेड़ने का काम किया है, माफिया मुक्त माहौल उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बनाया है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। जी, अगर मैं बात करूं 2018 से 24 करीब तक सपा के साथ आपका गठबंधन रहा था, अभी रिसेंट की बात करें, फिर दोबारा से अगर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी आपको ऑफर देती है, इनवाइट करती है कि आ जाइए गठबंधन में शामिल हो जाइए, तो कोई विचारधारा में परिवर्तन आएगा? नहीं, देखिए ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बदलती हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और बहुत लंबे समय से हम लोगों की मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, तो वो एक हम लोगों का सपना था, वो पूरा हुआ। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने हमारे मसीहा को भारत रत्न दिया है। तो हम ये बात अभी भूले नहीं हैं और जो कार्यशैली वो अपना रहे हैं, आप हर बार वो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके रास्ते बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। किसानों को देखिए, आपके किसानों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि गन्ना 400 पार होना चाहिए और माननीय जयंत चौधरी जी ने 2024 के चुनाव में ये वादा भी किया था कि अब की बार गन्ना 400 पार। तो वो उनकी बात को सम्मान देते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ने को 400 पार का रेट दिया और जो भी मांग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के जाते हैं सामूहिक रूप से, किसानों की कोई बात रखते हैं तो वो खुश भी होते हैं और सम्मान भी करते हैं, मानते भी हैं। एक बात मैंने सदन में रखी थी कि किसान दुर्घटना बीमा योजना जो है वो उन्हीं को मिलती थी जिनके नाम खेती हुआ करती थी। तो हमारी एक परंपरा है कि हमारे जब बुजुर्ग जिंदा हैं, हमारे दादा जिंदा हैं, तो खेती उन्हीं के नाम होती है और खेत पे काम करने के लिए उनके नाती और पोते जाते हैं। मैंने बात सदन में रखी और वो बात मानी और पिछली 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में ये घोषणा की कि किसान के बेटे को और किसान के नाती को भी किसान मानते हुए किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं ऐसी हैं जो भी हमने किसान मजदूरों के हित में रखी हैं, वो बात हमारी मानी गई है, सम्मान मिला है और सरकार बहुत ही सही डायरेक्शन में और बहुत अच्छे काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे देखिए, तो जितनी सराहना की जाए सरकार की वो कम। ठीक है, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, राम मंदिर जिस पर 2024 का चुनाव जीता गया, विपक्ष का भी ये कहना है, उसी राम मंदिर में जब चंदा चोरी निकलती है, पुलिस का जो रवैया है वो बदलता दिखाई देता है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसके घर बहुत जल्दी बुलडोजर पहुँच जाता है। सही है गलत है वो तय करना बात की बात रहती है। तो ये सारे जब प्रभाव लगातार देखने के लिए मिलते हैं, बिजली में बहुत परिवर्तन है। पहले आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली नहीं आती, लेकिन आज की दुर्दशा बहुत अलग दिखाई देती है। सड़कों से लेकर मतलब जो लगातार मुद्दे बनते जा रहे हैं विपक्ष के पास भी, जनता के पास भी, तो क्या ये प्रभाव नहीं डालेंगे 27 में? देखिए, ये जो राम मंदिर वाला मामला है, ये चंद लोगों की गलती है और बहुत बड़ी गलती है। इसमें सुधार करने का वादा भी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और आगे पुनः ऐसा न हो इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन जब इसमें सरकार की कहीं मंशा नहीं थी कि कोई व्यक्ति को बैठाया जाए और वो चोरी करे। चोरी, देखिए, मंदिर आदमी श्रद्धा से जाता है और वहाँ
अपने इच्छा अनुसार वहाँ दान करता है, और ये श्रद्धा का भी अपमान हुआ है। और इतना भय उनको श्री राम से, हमारे धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, भय भी होना चाहिए। इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया तो अपराध की सज़ा उन्हें मिलेगी भी, और आगे ऐसा ना हो इसकी व्यवस्था सरकार करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बालक कोई गलती करता है तो उसके अभिभावक को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो वो खामियाजा कहीं सरकार भुगते? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, उसमें सरकार को इन्वॉल्व करना बिल्कुल गलत है। अब चंदा चोरी 4, 6, 10 लोगों ने कर दी, अब वो कर दी तो उसको खिलाफ कार्रवाई भी सरकार ही कर रही है, उनको जेल में भी भेज रही है, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है होगी, और ऐसा एक उदाहरण पेश किया जाएगा कि आगे इस तरह की चोरी करने की कोई हिम्मत न करे। जी, मैं मथुरा वृंदावन की बात करता हूँ। अगर यहाँ पर जिस तरीके का भी पिछले कुछ सालों में हम ट्रैफिक जाम को बढ़ते हुए देख रहे हैं, श्रद्धालुओं के आ रहे हैं, बिजली में कटौती देख रहे हैं, तो आप कितना संतुष्ट हैं? क्या ये सही है? देखिए, मथुरा वृंदावन में जाम का बहुत बड़ा कारण यहाँ पर कोरोना के बाद फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 10 गुना हो गया है पहले से फुटफॉल, तो और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं है, तो इसमें सुधार लाने के लिए चर्चा चल रही है, और बहुत पुलिस प्रशासन बड़ी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ कोशिश भी कर रहा है जाम तोड़वाने के लिए, और इसमें और सुधार की ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बिजली की जो आपने बात कही, यहाँ बिजली की पूर्ति में थोड़ी सी बाधा कहीं ना कहीं आई है, तो उस पर भी चर्चा होगी कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या हो सकता है। जी। ये हर चीज़ में हमारी सरकार संवेदनशील है, और किसी भी समस्या को सीरियसली लेकर के उसका समाधान ढूंढना और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है, और वो कर रही है इसमें। ठीक है, मार्ट क्षेत्र की बात करें, मार्ट में हमें जो प्रत्याशी दिखेंगे दोबारा वही चेहरे दिखने वाले हैं, या फिर बीजेपी दिखेगी, आरएलडी दिखेगी? देखिए, गठबंधन में इसमें कोई संदेह नहीं है कि गठबंधन में ये मार्ट विधानसभा लोकदल के हिस्से में रहेगी, और शीर्ष नेता किस व्यक्ति को लड़ाएंगे वो उनका फैसला है, और चेहरे चुनावों में बदलते रहते हैं और हर चुनाव नया होता है, तो वी कांट प्रेडिक्ट राइट नाउ कि कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 2022 में मुझे सिंबल मिलने के बाद वो गठबंधन की बलि चढ़ेगी और मेरा चेहरा हट जाएगा और दूसरा चेहरा आ जाएगा, तो ये सोचा नहीं था कभी। तो वी कैन प्रेडिक्ट राइट नाउ कि क्या होगा भविष्य में। बट तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। तैयारी तो आपको हमेशा रखनी चाहिए, और मैं पिछली 25 साल से तैयारी कर रहा हूँ जी। हर बार मैं लड़ता हूँ, हर बार आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे तो वो अप है, डाउनफॉल नहीं है। 17 तो गजब, 60,000 मिले, 65,400 मिले, 22 में वो घट करके 62,000 आ गए, क्योंकि समाजवादी का सिंबल था, प्रत्याशी बाहरी था। नहीं, 22 का चुनाव अगर मुझे सिंबल मिला होता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं 22 में चुनाव जीतता, लोकदल चुनाव वहाँ जीतती, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो इत्तेफाक हो गया, गठबंधन को चॉइस आप बचाना चाहते थे तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और उसके बावजूद भी हमने ईमानदारी के साथ उसका प्रचार भी किया, गठबंधन का धर्म निभाया। मेरी टिकट कटी और मैंने उसी व्यक्ति का प्रचार किया जिस व्यक्ति ने टिकट काटी थी। तो पार्टी का सम्मान के लिए, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है। तो जब मैंने ईमानदारी के साथ मेहनत की तो फिर मुझे उसका इनाम भी मिला, मुझे एमएलसी बनाया गया। पार्टी को जब जब चुनाव हुआ है तो पार्टी ने हर बार मुझे टिकट दी है मार्च से, 12 में भी, 17 में भी, 22 में भी। और पूरे उत्तर प्रदेश में जब एक एमएलसी बनना था उन्होंने मुझे एमएलसी भी बनाया। अभी हमारा संसदीय बोर्ड का गठन हुआ तो उसमें भी मुझे संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया, जिसके लिए मैं माननीय जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वहाँ मुझे संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया। और माननीय जयंत जी को छोड़ करके बाकी सदस्यों को अगर देखेंगे आप तो सब मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर और बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं।
सबसे कम उम्र का उसमें मैं ही हूँ। और जिन लोगों पे कभी जीवन में कोई दाग नहीं रहा, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया है और इसमें केसी त्यागी जी को अध्यक्ष बनाया है। केसी त्यागी जी बड़े अनुभवी और बहुत पुराने नेता हैं और चौधरी चरण सिंह जी के सच्चे अनुयायी हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमारी पार्टियां ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। जी, जैसा आपने जिक्र किया कि आप यंग हैं और बाकी के सीनियर हैं, चाहे वो अनुभव में, राजनीति के अनुभव में बात करें, उम्र में बात करें, तो जब हम यंग एज में रहते हैं, जिस उम्र में आप कर रहे हैं, तो किस तरीके की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? और एक जैसे आजकल का युवा है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या है, तो युवा की बात को एक युवा ही समझ सकता है या उसके लिए जिस तरीके से जैसे 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा रहे, पूरन प्रकाश रहे, इस तरीके के अनुभव की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहले युवाओं को राजनीति में आने से रोका जाता था, उन्हें बच्चा मान करके कि अभी तू बच्चा है, अभी रुक जा और संघर्ष कर, जब बनेगा। लेकिन अब समय बदल गया है। अब धीरे धीरे हर पार्टी युवाओं को आगे ला रही है, क्योंकि एक काम करने की जो क्षमता है, जो 25 साल की उम्र में हमारी थी, आज 50 साल की उम्र में वो क्षमता हमारे पास नहीं है। क्षमता दिन पर दिन घटती जाती है, लेकिन अनुभव, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस। अनुभव का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, अनुभव उम्र से आता है। तो युवाओं को राजनीति में अच्छी सोच लेकर के आना चाहिए और जो सीनियर लीडर हैं उनके अनुभव को साझा करके, उनको इस्तेमाल करके और देश की तरक्की में योगदान युवाओं को देना चाहिए। जी। और जो युवा की सोच है, जो नई सोच है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सोच हम लोगों से आगे है। हम और उनकी अच्छी सोच और सीनियर लोगों का जो अनुभव है, उसे मिला करके जब काम होता है तो वो डेफिनेटली अच्छे काम होते हैं। इसमें जी, मेरा आखिरी सवाल है कि 2027 में आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो मार्ट को ऐसा क्या देने वाले हैं जो अब तक की सरकार नहीं दे पाई? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि वहाँ एक IT हब अगर बन जाए मार्ट में है, तो वहाँ के युवा नौकरी करने जाते हैं NCR में। वहाँ के छोड़िए, आप आगरा तक के और अलीगढ़, भरतपुर, ये सब लोग NCR जाते हैं नौकरी के लिए। तो वहाँ अगर IT हब बन जाए, मार्ट में पर्याप्त जगह है, और तो वहाँ नौकरी मिलना शुरू हो जाए। वहाँ पे इतनी जगह और है कि IT हब से अलग एक इंडस्ट्रियल हब भी बन सकता है मार्ट में। और इंडस्ट्रियल हब से ये होगा कि वहाँ उन्नति भी होगी, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और वहाँ की ज़मीनों की कीमतें भी बढ़ेंगी। और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ का आदमी जब कोई एक्सीडेंट होता है, कब चोट लगती है, एक्सप्रेस वे पे भी तमाम एक्सीडेंट होते हैं, तो वो दिल्ली जाते जाते वो गोलोकवास हो जाता है। गोलोकवास हो जाता है। तो वो एक वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें का जाल हमने बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नवनिर्माण की जब तमाम सड़कें लिख के दी, वो उन्होंने दे दी। और रिपेयर वाली सड़कें थी जो बहुत दिनों से, कई सालों से जर्जर पड़ी थी, वो उन्होंने दे दी। तो तमाम तरीके की योजनाओं का लाभ लेते हुए तमाम पुल ऐसे पड़े थे नहरों पे जो कभी बने नहीं थे, वो बनवा दिए। तो विकास तो देखिए जितना संभव हो पा रहा है हम लोगों से, वो हम कर रहे हैं। हमारी एक सुरीर पे कट बनाने की भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कई बार हम गए हैं। हो सकता है वो बात मनेगी और कट भी मिलेगा, सुरीर या टेटीगांव कहीं पर मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी मुख्य समस्याएं हैं जिनके लिए हम लगातार संपर्क में हैं, अनुरोध कर रहे हैं और पूरा भरोसा है कि हमारी मांगें पूरी होंगी।